नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर रिपीटर प्लस सी पैट की तैयारी कराई जा रही है। इसी श्रेणी में हम लोगों ने सबसे पहले ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करी है। ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन 5 नंबर का रिपीटर प्लस सी पैट में पूछा जाएगा। तो इस क्लास से पहले आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का टॉपिक है मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या और कौन से एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मौसम क्या होता है। मौसम वायुमंडल में होने वाला अल्पकालिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। तो अल्पकालिक परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है, जैसे अचानक से बारिश का होना, धूप निकलना, बादल का आ जाना, बर्फ़ का पड़ना, ओला पड़ना, कोहरा पड़ना। तो ये मौसम में होने वाले परिवर्तन होता है, इसी को मौसम बोलते हैं। लेकिन जलवायु की अगर हम बात करें तो मौसम में होने वाला दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु कहलाती है। जलवायु का प्रभाव विस्तृत क्षेत्र पर होता है। मौसम का प्रभाव छोटे क्षेत्र पर होता है, लेकिन जलवायु का प्रभाव एक विस्तृत क्षेत्र पर होता है और लंबी अवधि के लिए होता है। लेकिन मौसम जो है थोड़े समय के लिए परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण कुछ ले लेते हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। वहीं केरल की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु है। ग्रीनलैंड की शीत मरुस्थलीय जलवायु है। मध्य एशिया की शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। जलवायु अस्थायी होती है। अस्थायी का अर्थ होता है कि लंबी अवधि तक होती है, और ये मतलब तुरंत जैसे मौसम में परिवर्तन होता है वैसे जलवायु में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अस्थायी होती है। इसकी प्रकृति कैसी है? अस्थायी। मौसम और जलवायु में एक दो अंतर समझ लेते हैं। मौसम अक्सर बदलता रहता है, जैसे सुबह धूप, अभी जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल में। शाम को बारिश, कोहरा, पाला, ओला, बर्फ़ का अचानक से पड़ना। तो ये होता है मौसम में होने वाला परिवर्तन। जलवायु जो होती है वो अस्थायी रहती है, इसमें इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा अंतर है, इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग पर होता है, लेकिन जलवायु का प्रभाव किसी महाद्वीपीय तथा विशाल क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो ये मौसम और जलवायु में मेन अंतर है। इसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है। पहला यहाँ पे पॉइंट है अक्षांश अथवा विषुवत से दूरी। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे जो विषुवत रेखा है, ध्यान रखिएगा, या भूमध्य रेखा है, उस पर सूर्य की किरणें तो बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ का तापमान अधिक होता है। विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ का तापमान अधिक होगा। लेकिन अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं ये तिरछी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान निम्न होता है। तो जो अक्षांश अथवा विषुवत से दूरी है, इसका प्रभाव पड़ता है जलवायु पर। इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि दोपहर में 12 बजे सूर्य जो होता है सिर के ऊपर होता है और लंबवत होता है, तो तेज़ धूप होती है। लेकिन सुबह के समय अगर हम बात करें, सुबह के समय और शाम के समय जो है सूर्य जो है तो उसकी किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। तो सुबह और शाम जो है उतनी ज़्यादा धूप या तापमान नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे जलवायु पर प्रभाव जो डालता है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसा कि पता है कि समुद्र तल से जित जो ऊंचाई है उसका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर समझें, शिमला और जालंधर को ले लें। ठीक है, शिमला और जालंधर को अगर ले लें तो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन शिमला जो है वो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पे सर्दी पड़ती है, अधिक सर्दी होती है, जबकि जालंधर में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ का तापमान निम्न रहता है। यहाँ का तापमान जो है, सॉरी, जालंधर का तापमान जो है यहाँ पे उच्च तापमान रहेगा, लेकिन शिमला में निम्न तापमान, मतलब टेम्परेचर कम कम रहेगा, इसलिए यहाँ पे सर्दी रहती है। तो उसका रीज़न क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई पर जैसे ही जाते हैं तो ऊंचाई पर तापमान में परिवर्तन होता रहता है। कितना परिवर्तन होता है ऊंचाई पर बढ़ने पर? लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन आ जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 165 मीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन आता है, मतलब तापमान कम होता है। आगे बात करते हैं महाद्वीपीयता अथवा समुद्र से दूरी। महाद्वीपता और समुद्र से दूरी जो है, ध्यान रखिएगा, इसका भी प्रभाव पड़ता है जलवायु पर। जल की अगर हम बात करें तो जल बहुत देर से गर्म होता है और जल बहुत देर से ठंडा भी हो जाता है, बहुत देर से ठंडा होता है। समुद्र तटीय स्थानों में ताप कम तथा आर्द्रता अधिक होती है। आर्द्रता यहाँ पे क्या होती है? अधिक होती है।
तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुंबई और नागपुर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन मुंबई में अधिक वर्षा होती है और ताप कम होता है। तो उसका मुख्य कारण है समुद्र तट से दूरी। मुंबई जो है समुद्र तट के पास में पड़ता है, और जबकि नागपुर जो है समुद्र तट से दूर पड़ता है। तो इसका रीज़न ये है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है महाद्वीपीयता अथवा समुद्र से दूरी का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। इसके बाद है प्रचलित पवनों का स्वरूप। समुद्र से चलने वाली जो पवनें होती हैं वो नमी युक्त होती हैं। यहाँ पे एक समुद्र दिखाया गया है, यहाँ से जो पवन चल रही है इसमें नमी युक्त है, और ये इनके रास्ते में जो स्थान आता है वहाँ पे वर्षा करती हैं, नमी युक्त होती हैं और अपने मार्ग में पड़ने वाले स्थानों पर वर्षा करती हैं। इस प्रकार की जो पवन होती हैं जो नमी युक्त होती हैं इनको कहा जाता है अभितट पवन। इनको अभितट पवन भी कहते हैं, इनको अभितट पवन कहा जाता है। इसके बाद जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं, जो पवन स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं, ये पवन शुष्क होती हैं, इसमें नमी नहीं होती है, ठीक है। ऐसी पवनें जो होती हैं महाद्वीप के आंतरिक भागों से समुद्र की ओर आने वाली पवनें होती हैं और ये शुष्क होती हैं, इन्हें अपतट पवन कहा जाता है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। जो पवन स्थल से समुद्र की ओर जाती है उसे अपतट पवन कहते हैं, लेकिन जो पवन समुद्र से स्थल की ओर जाती है उसे अभितट पवन कहते हैं। अब ताप की वजह से समुद्र का जल वाष्पित होकर के ऊपर वाष्प के रूप में जा कर के यही संघनित होकर के बादल का रूप ले लेता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसी प्रकार से तालाब वगैरह का पानी भी होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें समुद्र से आती हैं और वर्षा करती हैं। तो ग्रीष्मकाल में जून और जुलाई के महीने में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को होती है। उसका कारण यह है कि ये पवनें समुद्र से आती हैं, नमी युक्त होती हैं और भारत में वर्षा करती हैं। मेघाच्छादन भी जलवायु पर प्रभाव डालता है। इसके बाद समुद्री धाराएं और पर्वतमालाओं की स्थिति, ये भी जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। तो ये 7 पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पवनाभिमुख ढाल क्या होता है और पवनाभिमुख ढाल क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको जानने की कोशिश करते हैं। जो पवनें वाष्पयुक्त होती हैं, नमी युक्त होती हैं, वो पवनें जब स्थल की ओर चलती हैं तो जैसे अपने मार्ग में जो स्थान होता है वहाँ बारिश करती हैं। इसी प्रकार से जो पवनें, ध्यान रखिएगा, स्थल की ओर चलती हैं और इधर जो रास्ते में जैसे पहाड़ पड़ता है उनसे टकरा करके यहाँ पे बारिश करती हैं, ठीक है। ये ऊपर उठती हैं और यहाँ पे टकराने के बाद बारिश होती है। तो यहाँ पे जो बारिश होती है इसको पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं और वर्षा करके ये पवन सीधे निकल जाती हैं। तो इनके रास्ते में यहाँ पे मतलब यहाँ बारिश हो चुकी है, जो नमी युक्त वाष्पयुक्त मानसून पवनें होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद का इधर का जो क्षेत्र है ये यहाँ पे बारिश नहीं होती, तो इसी को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश जो होता है वो वर्षा रहित होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ढाल होगा, ये जो ढाल है इसको बोलते हैं पवनाभिमुख ढाल बोलते हैं, पवनाभिमुख ढाल। तो ये चीज़ याद हो गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखते हैं जलवायु का वर्गीकरण। तो जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो यूनानियों ने तापमान और सूर्य ताप के वितरण के आधार पर संसार की जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किया, और संसार को इन्होंने अक्षांशीय ताप कटिबंधों में बांटा है। और कितने कटिबंध है? 5 अक्षांशीय ताप कटिबंधों में बांटा है। तो ये कौन कौन से हैं? पहला है उत्तरी शीत कटिबंध, दूसरा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसके बाद उष्ण कटिबंध, फिर यहाँ पे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और 5वां है दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव जो है 66.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा उत्तरी, ये उत्तरी शीत कटिबंध में आएगा। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी, ध्यान रखिएगा, ये कर्क रेखा गुजर रही है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये जो शीतोष्ण कटिबंध है। सबसे ज़्यादा मतलब 0 टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा सर्दी होती है वो उत्तरी ध्रुव वाले हिस्से में होगी, उससे कम जो होती है तो उससे थोड़ा कम होगी उत्तरी शीतोष्ण में। और जो उष्ण कटिबंध जो यहाँ पे है विषुवत रेखा पर, ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा जो सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पे पड़ती हैं, और कर्क रेखा के आसपास का एरिया इधर का, और ये विषुवत रेखा पर वृत्त पर जो एरिया है, जो भी देश यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, ताप यहाँ पे उच्च होता है।
इसी प्रकार यहाँ पे मकर रेखा और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध जो है यहाँ पे तापमान कम होगा यहाँ विषुवत वृत्त के मुकाबले, और इधर ध्रुव की ओर बढ़ने पर तापमान में और कमी पाई जाएगी। दक्षिणी शीत कटिबंध यहाँ पे तापमान में और अधिक कमी पाई जाएगी। उष्ण कटिबंध सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वही जैसे यहाँ पे बताया, और 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य विषुवत वृत्त पर ठीक सिर के ऊपर होता है। तो जो सूर्य होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को सिर के ऊपर होने की वजह से लंबवत पड़ता है, और यहाँ पे जो है तापमान में भी अधिकता पाई जाती है। तापमान यहाँ पे उच्च होगा, ध्यान रखिएगा। और 21 जून को कर्क वृत्त पर और 22 दिसंबर को मकर वृत्त पर लंबवत होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कर्क रेखा पर कब सूर्य लंबवत होता है, मकर रेखा पर कब होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 21 जून को कर्क वृत्त पर या कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर वृत्त पर या मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। विषुवत वृत्त पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत वृत्त की ये विषुवत वृत्त ध्यान रखिएगा 0 डिग्री जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर मतलब होती है। शीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं होता है। शीत ऋतु में रात लंबी तथा दिन छोटा होता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबा और रात छोटी होती है। ध्रुवों पर दिन 24 घंटे का होता है। तो ये इसका मेन पॉइंट है। इसके बाद एक आपका बचेगा शीत कटिबंध। यहाँ पे ये शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, और ध्रुवों पर ग्रीष्म ऋतु में 6 माह का दिन और शीत ऋतु में 6 माह की रात होती है। मतलब गर्मी के समय में 6 महीने का दिन होता है और सर्दी के महीने में 6 महीने की रात होती है शीत कटिबंध वाले क्षेत्र में, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध जो है। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया, और कोपेन के अनुसार भी जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से और उसके उदाहरण कौन से, एक बार देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और इसका उदाहरण क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। दूसरा है सवाना जलवायु, और तीसरा है मानसूनी जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो भारत की जलवायु वो है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। शुष्क जलवायु का उदाहरण है मरुस्थलीय जलवायु और स्टेपी जलवायु। शुष्क जलवायु का उदाहरण है मरुस्थलीय जलवायु और स्टेपी जलवायु। नम शीतोष्ण जलवायु का उदाहरण है भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु का उदाहरण कौन सा, टैगा जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु का उदाहरण है टुंड्रा जलवायु और हिम आच्छादित प्रदेश जो होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखना है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बाद कुछ क्वेश्चन वायुमंडल से भी पूछ लेता है और वायुमंडल की संरचना से पूछ लेता है। तो इसको विस्तृत रूप से जान लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसीय आवरण होता है उसी को वायुमंडल कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 480 किलोमीटर है, और वायुमंडल की उत्पत्ति लगभग 60 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। 60 करोड़ वर्ष पुरानी वायुमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है। वायुमंडल की जो संरचना है, वायुमंडल जो है कई गैसों के मिश्रण से बना है। तो कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन गैस से, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन 78.084% है नाइट्रोजन। उसके बाद 20.946% ऑक्सीजन है, 0.934% अग्नि है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके बाद अदर गैसें हैं जिसमें नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन और जलवाष्प है। वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया, सममंडल और विषममंडल को। आइए इसको जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेता है। सममंडल से पहले आपका स्थल मंडल होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका सममंडल आएगा। सममंडल को 3 भागों में बांटा गया। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, और इसके बाद है मध्य मंडल। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोहरा किस में पड़ता है, क्षोभ मंडल में पड़ता है। वर्षा कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होती है। इस मतलब सूक्ष्म जीव जंतु पाए जाते हैं क्षोभ मंडल में ही। प्रदूषण, वाष्प जैसी जो स्थिति होती है क्षोभ मंडल में होती है। तापमान बदलता रहता है जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो ये घटनाएं कहाँ पे घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। यहाँ का टेम्परेचर लगभग माइनस, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर में कमी आती, जो कि -57 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसकी जो ऊंचाई होती 13 किलोमीटर ऊंचाई तक लगभग क्षोभ मंडल पाया जाता है। इसके बाद है समताप मंडल।
समताप मंडल की जो ऊंचाई है ये लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक है। यहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है, हवाई जहाज़ यहीं पर उड़ते हैं और यहाँ पे बिल्कुल साफ़ होता है, मतलब बादल जो होता है इसके ऊपर का, जो बादल दिखाई पड़ते हैं इसके ऊपर का हिस्सा होता है, तो यहाँ पे मौसम साफ़ होता है, साफ़ दिखाई पड़ता है। ओजोन परत पाई जाती है यहाँ पे, जो कि हानिकारक विकिरण से सुरक्षा करती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सबसे ठंडा मंडल होता है जहाँ पे -90 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और उल्का पिंड वगैरह यहाँ पे जल जाते हैं। देखा होगा कई बार कुछ आग की तरीके से जलता हुआ गोला अचानक पृथ्वी की ओर आता है, ऊपर से दिखाई पड़ता है फिर गायब हो जाता है, तो उन्हीं को उल्का पिंड कहते हैं। तो जो ये घटनाएँ होती हैं मध्यमंडल में होती हैं। इसके बाद का जो पार्ट है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल जो होता है 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडल में तापमान अधिक होता है। आयन मंडल इसमें पाया जाता है। रेडियो संचार जैसी घटनाएँ यहीं पर घटित होती हैं। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ध्यान रखिए, 400 किलोमीटर से ऊपर का हीलियम हाइड्रोजन यहाँ पे जैसी गैसें पाई जाती हैं और ताप यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है। इसे बहिर्मंडल कहते हैं, इसे बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता, आयन किसे कहते हैं। तो आयन क्या होता है, ऐसे परमाणु जो सूर्य की किरणों से सक्रिय हो जाते हैं उन्हें आयन कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला दो हिस्सा ये विषम मंडल का पार्ट होगा और नीचे का जो दो हिस्सा ये सममंडल का पार्ट होगा। तो ये था जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से कहाँ पे सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं और कब दिन बड़ा होता है कब छोटा होता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देख पा रहे हैं आप लोग, ये है आर्कटिक वृत्त, ये है कर्क रेखा, ये विषुवत वृत्त और ये मकर रेखा। ठीक है, यहाँ से सूर्य की किरणें देखिए लंबवत पड़ रही हैं। सूर्य का चक्कर लगा रही पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है। यहाँ भी लंबवत पड़